नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं सुनेरा शाजापुर में और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र धाकड़ और साथ में कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से डॉक्टर एस धाकड़। अब जानेंगे इस फार्म के बारे में धर्मेंद्र धाकड़ जी से और साथ में हमारे वैज्ञानिक से कि कैसे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र और प्रगतिशील किसान मिलकर कार्य कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाई। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई आपके इस फार्म के बारे में। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र धाकड़, गांव चुना, जिला शाजापुर, और मैं एक छोटा किसान हूं। हमारे पास में 2 हेक्टेयर ज़मीन है और अभी पूरा हमारा तरबूज की खेती हमारे यहाँ पे लगी हुई है। हमारे यहाँ पे अभी तरबूज की अलग अलग किस्म की वैरायटी लगी है, जैसे सागर कंपनी का सुपर स्टार किंग, उसका एक महाबली आता है, एरिजोना कंपनी का एक 1888 करके वैरायटी आती है, नोनेम्स का एक BSF मैक्स लगा है। और ये सारी वैरायटी और की अलग अलग खूबी है, इनकी साइज़ की, इनकी चमक की, इनकी शाइनिंग की, साथ में इनमें शुगर परसेंटेज कितना होता है। अब हम बात करते हैं एरिजोना 1888 वैरायटी की, तो इसका फ्रूट की जो साइज़ होती है 6 से 9 किलो के बीच में साइज़ होती है। नोनेम्स का जो मैक्स है, इसकी जो वैरायटी की जो साइज़ जाती है 4 से 6 किलो हमारी साइज़ जाती है। साथ में हम सागर कंपनी के जो महाबली तरबूज की बात करते हैं तो इसकी साइज़ 4 से 6 किलो जाती है। तीनों वैरायटी और अच्छी है। इसके साथ में हमने US कंपनी का 2208 भी लगाया है, रुद्राक्ष कंपनी का ड्रैगन किंग तरबूज भी लगाया है। हमने 2-2 बीघे का करके 6-7 वैरायटी हमने तरबूज की लगाई है। साथ में किसान भाइयों, सारे तरबूज की खूबियाँ अलग अलग है, सारे तरबूज की खूबियाँ अलग अलग है और सारा क्या शुगर परसेंटेज भी अलग अलग है। साथ में उत्पादन की बात करते तो किसान भाइयों, हम इस बार उत्पादन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 16-17 टन बीघे का तरबूज ही निकले। साथ में किसान भाइयों, अभी जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, लगभग मार्च ही चल रहा है और अभी हमारा जो तरबूज है अप्रैल 10 से 15 अप्रैल तक हमारा तरबूज निकल के पक के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो रमज़ान महीना आएगा इसमें हमें तरबूज के रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। हमने किसान भाइयों सारे तरबूज की जो तैयारी करी पूरे एक साथ में नहीं करी, हमने स्टेप बाय स्टेप लगाया है। हमने 4 शिफ्ट में तरबूज लगाया है ताकि हमारे यहाँ पे पूरा माल एक साथ में भी आएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमारा माल टूटता रहेगा और बिकता रहेगा। इसके साथ में किसान भाइयों, हम एक नर्सरी भी चलाते हैं, छोटी नर्सरी, और मेरे पास 2000 स्क्वायर मीटर का एक पोली हाउस है, 400 स्क्वायर मीटर का एक नेट हाउस है। साथ में हम इसमें अलग अलग वैरायटी की मिर्ची तैयार करते हैं, टमाटर तैयार करते हैं, और जो हमारे पास के जो लोकल के जो किसान भाई होते हैं उनको हम सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जैसा कि धर्मेंद्र धाकड़ जी ने हमें बताया, कम ज़मीन में वह अलग अलग किस्मों का तरबूज लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे किसान भाइयों के पास यदि कम रकबा होता है तो ऐसे में जैसे धर्मेंद्र जी ने अलग अलग वैरायटीज़ तरबूज की लगाई हैं, तो गर्मियों में ये जो खेती की जा रही है ये किस तरह से किसानों के लिए लाभप्रद है? धर्मेंद्र जो धाकड़ जी हैं, पिछले 3-4 साल से इस तरह की तरबूज की जो खेती है वो संरक्षित खेती के विभिन्न जो कंपोनेंट हैं, जैसे आपका मल्चिंग हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया है, नेट हाउस, पाली हाउस में पौधे तैयार करते हैं, इस तरह की खेती धर्मेंद्र धाकड़ कर रहे हैं और भी कई किसान कर रहे हैं। खास कर क्या है कि जब रबी की फसल के बाद में मार्च के महीने में, कई लोग फरवरी के महीने में ये फसल लगा देते हैं, कई लोग मार्च के महीने में अभी भी लगा रहे हैं। इससे प्रति बीघा मतलब ये है कि 60 से 70 दिन में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर ये मान से हम चल 1.5 से 2 लाख रुपए की नेट इनकम इस तरह की हो रही है। कई किसान इस तरह के हमारे शाजापुर में कर रहे हैं और धर्मेंद्र धाकड़ जी के यहाँ पर तरबूज खरबूज के पौधे भी तैयार कर रहे हैं, मिर्च के पौधे भी तैयार कर रहे हैं। इस तरह के अलग अलग जो सब्जियों के बीज है वो भी अपने नेट हाउस, पॉली हाउस में तैयार कर रहे हैं, खुद भी लगा रहे हैं और दूसरे किसान को भी सेल कर रहे हैं, जिससे कम दामों को और किसानों को भी इस तरह का बीज मिल रहा है, जिससे वो भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों हमें डॉक्टर साहब ने बताया, यदि कम रकबा है उसके बावजूद यदि हमारे किसान भाई प्रगतिशील किसानों से सीखते रहेंगे और इस तरह से गर्मियों में भी फसलें लेते रहेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा उन्हें हो सकता है। धर्मेंद्र जी, इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को यह भी बताइए कि जैसे यह कम ज़मीन थी उसमें आपने ये निर्णय लिया तरबूज लगाने का, किस तरह से आप प्रेरित हुए इस कार्य के लिए? इस कार्य लेके हमने हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे धाकड़ साहब है, अम्बावतिया साहब है, और इनसे हम जानकारी लेते हैं और इनसे हम लगातार संपर्क में हैं। और सर जी हमारे यहाँ पे विजिट भी करते हैं, आते हैं, धाकड़ साहब आते हैं, अम्बावतिया साहब भी आते हैं, और जो भी टेक्निकल संबंधित हमें जो समस्या होती है या कोई बीमारी संबंधित कोई समस्या होती है तो हम सारा इनसे गाइडेंस लेते हैं और इनकी हमें पूर्णतः मदद मिलती है। और इसके साथ में आगे की जो हमें क्या खेती करना है, किस प्रकार करना है, उसमें उत्पादन किस प्रकार बढ़ाना है,
सारी जो हमें जानकारी मिलती है, हमें कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हम जुड़े हैं और वहाँ से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने अभी सुना, धर्मेंद्र धाकड़ जी ने कहा कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आवश्यक है कि वह कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ें। किसी भी प्रकार की यदि उन्हें समस्या आती है, कोई तकनीकी समस्या आती है, तब कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र जी और जानना चाहेंगे कि ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉली हाउस, नेट हाउस, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। ये किस तरह से हमारे किसान भाई अपना सकते हैं? अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारा आसपास के जो किसान हैं, बाहर की नर्सरी से पौधे लेके आते थे, उनको किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा लगता था। तो फिर हमने धाकड़ साहब से बात करी, अम्बावतिया साहब से बात करी, तो उनने हमें बोला कि आप भी एक पॉली हाउस, नेट हाउस डालो, नर्सरी चलाओ, और इसके लिए विभाग आपकी पूरी मदद करेगा और विभाग द्वारा आपको सारी चीज़ की जो सुविधा मिलेगी और इधर के किसानों को भी सारी सुविधा मिलेगी आप पौधे तैयार करोगे तो ये भी सारी जानकारी और जो हमें गाइडेंस मिला पूरा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ही उपलब्ध हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसा कि धर्मेंद्र धाकड़ जी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से यह जानकारी भी मिलती है कि किस तरह से ये पॉली हाउस, नेट हाउस हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुछ शासन की भी योजनाएं हैं जिससे हमारे किसान भाई इसको आसानी से अपना सकें? किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सभी तरह की तकनीकी सहायता जो रहती है, तकनीकी जानकारी है, वो हम लोग लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से किसानों के खेतों पर लगातार प्रदर्शन आयोजित करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार हम लोग संरक्षित खेती पे प्रशिक्षण 1 दिन का भी रहता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण 4 से 5 दिन का भी रहता है। इसमें इसके जो संरक्षित खेती की सभी आयामों को हम लोग कवर करते हैं। धर्मेंद्र धाकड़ जी ने भी हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लिया हुआ था और कई किसानों ने लिया हुआ है। इस तरह के प्रशिक्षण में लेने के बाद में हम लोग जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान वहाँ भी किसानों को विजिट कराया हुआ है, जिससे किसान खुद ही देखता है कि इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम लोग संरक्षित खेती में हम लोग देखें, जिसके पास में लगभग 1000 स्क्वायर फीट भी, स्क्वायर मीटर भी ज़मीन है, उसमें भी वो लगभग 3 से 4 लाख रुपये उसमें वो कमा सकता है। जो हम लोग देख रहे हैं मल्चिंग के जो तकनीक है, इसमें कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। मल्चिंग में जैसे इन्होंने अभी तरबूज खरबूज लगाया हुआ है, इसके बाद इसमें ये लोग खीरा लगा देंगे। तो जो मल्चिंग जो 20 से 25 माइक्रोन की है, इसका लगभग 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है। 2 फसल इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो एक फसल में फ़ायदा हुआ, फिर दूसरी फसल में भी फ़ायदा हुआ। इसमें जो कीट व्याधि है, मृदा जनित बीमारी नहीं लगती है, पानी की बचत होती है। मल्चिंग के साथ में किसान भाई इसमें ड्रिप भी लगा रहे हैं, जिससे कि ड्रिप के साथ में पानी की बचत भी लगभग 80% के लगभग हो रही है। और इसमें घुलनशील खाद वो पौधों को सीधा जड़ों में जाता है, इसलिए खाद भी बच रहा है। इस तरह की जो नई नई तकनीक है, कृषि विज्ञान केंद्र लगातार पूरे जिले में आयोजित कर रहा है। और इस तरह के किसान जो धर्मेंद्र धाकड़ जी से हमारे निकल के आ रहे हैं, जिससे सभी किसानों को फ़ायदा हो रहा है। किसान भाइयों, अब इसके साथ ही हम धर्मेंद्र धाकड़ जी से जानेंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने पॉली हाउस और नेट हाउस के बारे में बताया। अब एक किसान के नज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि कैसे नेट हाउस या पॉली हाउस में पौधे उगाए जाते हैं, फिर कैसे उनका प्रबंधन किया जाता है। सर जी, इसके लिए हम पहले हमारा आसपास के किसान हमें पौधे नर्सरी के लिए बुकिंग दे देते हैं, और साथ में जो हमारा मिर्ची का जो पौधा हम जो तैयार करते हैं, इसके लिए प्रो ट्रे आती है, कोकोपीट आता है, और हम लो पीएच और लो ईसी वाला कोकोपीट का उपयोग करते हैं। साथ में कि सर जी हम बात करते हैं तो जो हमारा पौधा है 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। इसके साथ में उसमें एनपीके का भी उपयोग होता है, फर्टिलाइज़र का भी उपयोग होता है और कीटनाशक का भी उपयोग होता है। इसको हम पॉली हाउस में वीड मैट पे रखते हैं, और बाकी सावर द्वारा उसका जो 3 से 4 बार पौधे का 3 से 4 बार जो पौधे में रिक्वायरमेंट जो उसकी रहती है, उसके हिसाब से हम उसमें पानी भी पिलाते हैं। साथ में उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि पौधे की जड़ें कैसी चल रही है, उसका तना कैसा है, तना मजबूत है कि नहीं है। और जैसे हमारा पौधा कंप्लीट हो जाता है तो हम किसानों को फ़ोन लगा देते हैं और पौधे यहाँ से वो लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, आप इसके साथ साथ पौधे भी तैयार करते हैं, तो कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन कौन सी किस्में हैं, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। सर जी, अभी हमारी नर्सरी पे बड़े स्तर पे मिर्ची का पौधा तैयार होता है और टमाटर का पौधा तैयार होता है। साथ में हमने बागवानी में हार्टिकल्चर की जो हम बात करते हैं तो हमने वीएनआर अमरूद भी तैयार किया है, और जो बाल सुंदरी बोर वेराइटी वो भी हमने तैयार की है। सीताफल के हमारे यहाँ पे पौधे हमने ग्राफ्टेड किए हैं, और आसपास के किसानों को हमने बगीचे लगवाए, बागवानी से उनको जोड़ रहे हैं। और इसके संबंधी जो भी उनको जानकारी मिलती है, गाइडेंस से जो जितना हमें जानकारी होती है, और कभी हमें जानकारी कम है तो हम कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेके उनको जानकारी देते हैं और पूरी उनकी इसमें मदद करते हैं। ये पॉलीथीन जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, तो ये मल्चिंग क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, हमारे किसान भाइयों को अवगत कराइए।
अभी सर जी हम मल्चिंग की बात करते हैं तो हमने मल्चिंग ये 20 माइक्रोन की मल्चिंग लगाई है। अभी हमारी तरबूज की फसल लगभग 90 दिन की है, तो हमने मल्चिंग भी 20 माइक्रोन की इसलिए लगाई क्योंकि इसकी उम्र भी अभी 90 दिन की है। अभी बात करते हैं तो मल्चिंग लगाने के हमें फ़ायदे ये हैं, एक तो जो खरपतवार जो उगता है, खरपतवार नहीं हमारा निकलेगा बाहर। साथ में हम बात करते हैं तो जो गर्मी के दिन में जो वाष्प बन के जो पानी उड़ जाता है तो वो भी इस पर पूरा बना रहता है। और मल्चिंग सिल्वर ब्लैक होती है, जैसा पौधे को वातावरण चाहिए, गर्मी चाहिए तो गर्मी और अंदर नमी चाहिए तो नमी भी प्रदान करती है। और सिल्वर ब्लैक का ये पूरा मल्चिंग का फ़ायदा मिलता है। साथ में इसमें जो ड्रिप लगी है, ड्रिप के भी अंदर ये फ़ायदे है कि पूरी जो हमारी बेड है पूरी नरम होती है और हम ड्रिप से पूरा सिंचाई करते हैं। तो किसान भाइयों, हमने जाना मल्चिंग के बारे में, और जैसा कि धर्मेंद्र धाकड़ जी ने हमें बताया, खरपतवार की समस्या धर्मेंद्र जी फिर उतनी नहीं होती है, खरपतवार की समस्या नहीं होती क्योंकि जो ये पॉलीथिन है इसकी वजह से वो पौधा उग ही नहीं पाएगा, जो नुकसानदायक है। बिल्कुल सर जी, खरपतवार बाहर नहीं निकल पाता है। बिल्कुल खरपतवार क्या अंदर उगता है और अंदर ही वो ख़त्म भी हो जाता है पूरा जी। और पौधे के उगने के लिए चूँकि हम गड्ढा करते ही हैं, जगह करते ही हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई जो है खरपतवारों से बच सकते हैं। तो क्या मल्चिंग लगाने से ये जो खरपतवार नियंत्रण है, इसमें रासायनिक नियंत्रण में जो पैसा लगता है, क्या उसमें भी कुछ कटौती होती है? इससे सर जी ये जो खरपतवार के लिए जो हम दवाई डालते हैं खरपतवार नाशक, उससे हमारी ज़मीन भी भूमि भी बंजर होती है। तो मल्चिंग लगाने से सर जी खरपतवार नहीं उगेगा। और साथ में हम जो खरपतवार नाशक का जो स्प्रे करते हैं वो स्प्रे भी हम नहीं करेंगे, तो उससे हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति नष्ट होती है वो भी हमारी रुकेगी और भूमि बंजर होने से बिल्कुल बचेगी। किसान भाइयों, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हमारे किसान भाई कहाँ से, किस प्रकार से ये मल्चिंग खरीद सकते हैं। किसान भाई, ये मल्चिंग की जो तकनीक है इसके लिए विधिवत आप कृषि विज्ञान केंद्र से समय पर हमारा जो प्रशिक्षण चलते रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी आयोजित करते हैं। और हम लोग जो क्या है कि किसानों के जो गाँव में भी जाकर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, वहाँ पर वो जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में कौन सी फसल के लिए मल्चिंग लगाना है, जैसे आप तरबूज खरबूज कितने दिन की फसल लगा रहे हैं, आप 60-70 दिन की लगा रहे हैं, लगभग 90 दिन की लगा रहे थे, इसमें जो 20 से 25 माइक्रोन की चल जाएगी। जैसे आपके यहाँ बागवानी फसलों में लगा रहे हैं, संतरा हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, इनमें मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें लगभग अपने को 100 माइक्रोन की मल्चिंग का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और मल्चिंग के लिए यदि अनुदान की हम लोग बात करते हैं, उद्यान की विभाग है, उद्यान की विभाग में इसमें उद्यान की विभाग पे टारगेट आते रहते हैं, वहाँ पर अनुदान मिलता है। तो जो भी अनुदान रहेगा, अनुदान से आप उद्यान की विभाग के उसके रहते हैं हार्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उनके संपर्क में रह के ऑनलाइन आवेदन करके आप लोग उसके अनुदान का फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जब भी मल्चिंग की करें तो उसमें आप पूरी जानकारी के साथ करें। और मल्चिंग जब भी ये लगाएंगे तो ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती, तो ड्रिप इरिगेशन पे भी गवर्नमेंट लगभग 50% का अनुदान दे रही है, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है। घुलनशील खादों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं समय समय पर, जिससे कि पोषण की पूर्ति भी होती है और हमारे पौधे की जो भी हम लोग तरबूज खरबूज हो या मिर्च हो या खीरा लगा रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो मल्चिंग के साथ में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें और कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी ले करके उद्यान की विभाग की योजनाओं को फ़ायदा आप लोग लेंगे तो आपको अनुदान का भी लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ धर्मेंद्र धाकड़ जी, प्रगतिशील किसान, जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि ड्रिप इरिगेशन की चर्चा हो रही थी, तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में और धर्मेंद्र धाकड़ जी से हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे। सर जी, अभी हम जो ड्रिप की बात करते हैं, यानी कि ये अभी जो मार्च का महीना चल रहा है, अभी हमारे कुएं में 5 HP की मोटर यदि हम फ्लड जो पानी चलाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 बीघे हम सिंचाई कर पाएंगे। और इसी पानी को यदि हम ड्रिप में अभी हम चला रहे हैं तो हमारा 2 हेक्टेयर का तरबूज इससे हमारा कवर हो रहा है और पानी की बिल्कुल इससे बहुत बचत हो रही है। जितना पौधे को हमें पानी देना है उतना ही हम पानी देते हैं। ड्रिप के फ़ायदे ये भी, इससे हम फर्टिलाइज़र भी जो देते हैं, NPK जो देते हैं, वेंचुरी फिल्टर द्वारा हमारा NPK खेत में जाता है और बराबर मात्रा में बराबर पौधे को पानी भी मिलता है और खाद भी मिलता है। और ड्रिप के बहुत ही फ़ायदे हैं। साथ में बात करते हैं तो जो ड्रिप का जो पानी चलता है, हमारी जो बेड है बिल्कुल नरम रहती है और उल्ला रहती है, जिससे अंदर जो पौधे की जड़ होती है, मल्चिंग के अंदर भी जड़ें बिल्कुल सफ़ेद चलती है और बिल्कुल पौधा निरोगा रहता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि धर्मेंद्र धाकड़ जी से हमने जाना कि ड्रिप इरिगेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, अब हम डॉक्टर साहब से भी जानना चाहेंगे कि क्या ड्रिप इरिगेशन अपनाने से, एक तो डॉक्टर साहब जैसा कि धर्मेंद्र जी ने पानी की बचत के बारे में बताया, तो कितनी पानी की बचत होती है, इसके अलावा क्या रोग वगैरह में भी कोई प्रबंधन इससे संबंधित है? किसान भाई, हम लोग भी जानते हैं कि शाजापुर जिला पूरे मालवा के अंतर्गत ही आता है और पानी की लगातार समस्या बनी रहती है और जनवरी से ही हमारे कुएं ट्यूबवेल में पानी कम हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी सिंचाई की आधुनिक विधि, जो ड्रिप इरिगेशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें जो भी किसान भी अपना रहे हैं, उसमें पानी की लगभग 80% से ऊपर की बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में भी अलग अलग तरह के मॉडल अपने आ गए हैं ड्रिप इरिगेशन में, जो हमारी किस तरह की हम लोग फसल लगा रहे हैं। जैसे अभी तरबूज खरबूज लगा रहे हैं तो इसमें 2 लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी जाएगा, इस तरह की ड्रिप लगाएंगे। वही हम लोग बगीचे में लगाए हैं, हमारा अमरूद में लगाए हैं, आम में लगाएं, इस तरह की जो फसलें हैं, तो उसमें हाई कैपेसिटी के डिपर्स हम लोग लगाएंगे, लगभग 8 से 10 लीटर वाले इसमें लगाने पड़ेंगे। तो फसल के अनुसार अपने को डिपर्स का चयन करना पड़ेगा। पानी की बचत तो होती है और चूँकि इसमें जड़ों में ही पानी जाता है, जड़ों के पास में पानी जाता है, और जो उसमें हम लोग जब भी पोषण की आवश्यकता रहती है तो जो घुलनशील खाद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे के लिए जिस समय भी आवश्यक रहते हैं, वो हम लोग घोल बना के वेंचुरी के माध्यम से पौधे को देते हैं। समय समय फर्टिगेशन करते हैं, जिससे कि पौधे की जो समय पर पोषण मिल जाता है। समय पर पोषण मिलने से उसकी जो भी उत्पाद रहते हैं, क्वालिटी रहती है, जैसे अभी तरबूज खरबूज आए, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो बाज़ार मूल्य भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो किसान भाई गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा लेकर भी इसको कई बार लगा रहे हैं और कुछ लोग किसान भाई अपने खुद के खर्चे से भी लगा रहे हैं, जिससे सभी तरह के फ़ायदे हो रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो तरबूज की कतारें हैं, उनके बीच में भी संतरे के पौधे लगे हुए हैं, तो यह क्या है, किस तरीके से किया जाता है, क्या कोई शब्द है इसके लिए? ये इंटरक्रॉपिंग किसान भाई यहाँ पर कर रहे हैं। संतरे का एरिया शाजापुर ज़िले में 12,600 हेक्टेयर में संतरे की फसल लगी हुई है और संतरे के उत्पाद भी इसमें ले रहे हैं। संतरे में का जो फ़ायदा रहता है उसकी भी बेरिंग हो रही है, उसको भी मार्केट में बेचते हैं। इसके साथ में समय समय पर बीच में फसल भी लगा दी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कभी तरबूज खरबूज की फसल लगी हुई है, तो इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, जिससे कि संतरा का जो रेट है वो तो मिल ही रहा है किसान भाइयों को। बीच बीच में इस तरह की जो आधुनिक तकनीक संरक्षित खेती की, मल्चिंग के साथ में तरबूज खरबूज लगा दिए और इसी मल्चिंग पे बाद में खीरा लगा देंगे, तो इंटरक्रॉपिंग के साथ में आपको किसान भाइयों को इसका डबल फ़ायदा मिल रहा है। तो जैसा कि किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, अब हम धर्मेंद्र धाकड़ जी से जानेंगे इस इंटरक्रॉपिंग के बारे में कि कैसे वह इससे प्रेरित हुए और उन्होंने इसको समझा कि इससे हम अतिरिक्त फ़ायदा ले सकते हैं हमारे किसान भाई। सर जी, इसमें हम अभी बात करते हैं तो जो हमने इंटरक्रॉप जो फसल लगाई है, अभी क्या 1 से 2 साल के हमारे बगीचे नहीं आ रहे थे, तो साथ में फिर हमने सोचा कि बगीचे काटने की वजह इसमें कुछ ऐसी खेती की जाए जिससे बगीचे भी बच जाए और दूसरा फ़ायदा भी हो जाए। तो इसमें हम इंटरक्रॉप करने लगे। अभी जैसे हमारा जो तरबूज लगा है, तरबूज की बात करते हैं तो अभी जो अप्रैल महीना आएगा और जो धूप के कारण जो फल जल जाता है, सन भरने की जो शिकायत आती है, तो उसका फ़ायदा हमें संतरा से बहुत मिल रहा है, क्योंकि पूरी छाँव रहती है, फल भी पूरा बचा हुआ रहता है और पानी की जो मांग होती है, गर्मी में जो पानी की मांग बढ़ जाती है, तो बगीचे की छाँव के कारण हमारा पौधा जो तरबूज है पानी भी कम लेता है, तो इसके हमें बहुत फ़ायदे हैं। जी, तो जैसा कि किसान भाइयों हमें धर्मेंद्र जी ने बताया कि काफ़ी फ़ायदे हैं इंटरक्रॉपिंग के। अब बीच में संतरे के पौधे लगे हुए हैं, तो ऐसे में जो सनबर्न, धूप की वजह से जो तरबूज जल जाएगा तो वो बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। इसके अलावा और क्या एक और फ़ायदा आप? सर जी, इसके साथ में हम यदि जो बरसात में जो खीरा ककड़ी की जो खेती करते हैं, तो सितंबर महीना जो आता है उसमें गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है और खीरा ककड़ी में जो डाउनी मिल्ड्यू की जो बीमारी आती है, तो उससे खीरा बहुत जल्दी ख़त्म होता है।
अब उस टाइम पे सर जी जो संतरा रहता है बिल्कुल हरा भरा घना हुआ रहता है, और इसकी छाव की वजह से हमें जो खीरा ककड़ी में जो बीमारी आती है और जो खीरा खत्म होता है तो उसके भी हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जो हमारा खीरा खत्म होने से पूरा बच जाता है और हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। साथ में सर जी अभी जैसे जो हमारा तरबूज का सीज़न है, अभी हमारा जो पानी चलेगा तो हमारे फसल में अम्बा बहार की जो फसल आती बाहर आती है वो बाहर भी आ चुकी, तो हमें ये फसल भी मिलेगी और मई जून वाला भी हमें संतरा मिल जाता है, गर्मी वाला जो संतरा आता है वो भी आ जाता है। तो हमें इंटरक्रॉप में भी फसल का फ़ायदा मिल जाता है और साथ में हमें संतरे की फसल का भी फ़ायदा मिल जाता है। आइए किसान भाइयों, अब देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाई बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कृषि विकास में वैज्ञानिकों की अहम भूमिका, किसानों को शीघ्र राहत राशि देने के निर्देश, 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा, गोहद कृषि उपज मंडी आदर्श मंडी बनेगी और विदिशा में उन्नत कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार। और आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दुनिया का सबसे बड़ा व व्यापक अनुसंधान संस्थान है। संस्थान की अब तक की प्रगति प्रशंसनीय है। हर क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में परंपरागत खेती के बाद कृषि के क्षेत्र की प्रगति में किसानों के परिश्रम के साथ ही वैज्ञानिकों का अनुसंधान मील का पत्थर साबित हुआ है। श्री तोमर ने यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 94वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत का वर्चस्व दुनिया भर में बढ़ रहा है। इसके साथ ही हमसे अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। 2047 तक नए भारत को गढ़ने का लक्ष्य है। नए भारत के लिए नया विज्ञान, अनुसंधान, नया कौशल तथा नया इनोवेशन चाहिए, क्योंकि आने वाला कल नए भारत का है। किसानों को शीघ्र राहत राशि देने के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे 7 दिन में पूरा करें और 10 दिन के भीतर राहत राशि बांटना शुरू की जाए। फसल क्षति सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए। फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की पूरी कार्यवाही गंभीरता से हो। खरीफ फसलों के लिए खाद का अग्रिम भंडारण करें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय में असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही भुगतान समय पर सुनिश्चित भी हो। श्री चौहान निवास कार्यालय में फीडबैक संबंधी बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। बैठक में मंत्रीगण, विधायक, जनप्रतिनिधि और जिलों के प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअली जुड़े हुए थे। 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा। प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जाएगी। पशुपालन विभाग ने एम्बुलेंस में 1 डॉक्टर, 1 कंपाउंडर, 1 ड्राइवर सहित कॉल सेंटर के लिए 1238 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। एम्बुलेंस में सभी आवश्यक सुविधाएं रहेंगी। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में हुई पशुपालन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई है। बैठक में समिति सदस्य विधायक सीताराम, विजय राघवेंद्र सिंह, चंद्रभागा किराड़े सहित प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी गुलशन बामरा, दुग्ध महासंघ के प्रबंधक संचालक तरुण राठी, संचालक डॉक्टर R.K. मेहिया और कुक्कुट विकास निगम के प्रबंधक डॉक्टर H.B.S. भदौरिया मौजूद थे। गोहद कृषि उपज मंडी आदर्श मंडी बनेगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि गोहद कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाया जाएगा। श्री पटेल भिंड जिले के गोहद में महाराजा भीम सिंह राणा की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। उन्होंने मंडी को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए 10 करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। श्री पटेल ने कहा है कि गोहद कृषि उपज मंडी का नाम अब महाराजा भीम सिंह राणा कृषि उपज मंडी होगा। समारोह में राजस्व, परिवहन और भिंड जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री OPS भदौरिया, सांसद संध्या राय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विदिशा में उन्नत तकनीक का प्रचार प्रसार। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर व कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के सहयोग से आकांक्षी जिला विदिशा के ब्लॉक लटेरी के विभिन्न गांवों में बायोटेक किसान हब परियोजना के अंतर्गत कृषि की उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों गुना, राजगढ़, विदिशा, दमोह, छतरपुर, सिंगरौली, खंडवा व बड़वानी में बायोटेक किसान हब परियोजना के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख डॉक्टर स्वप्निल दुबे द्वारा ग्राम शहरखेड़ा, ढिमरोली, मदनखेड़ी में रबी फसल गेहूं व मसूर के प्रदर्शन का निरीक्षण भी किया गया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वैज्ञानिक डॉक्टर BM नंदेरे, डॉक्टर दुष्यंत सिंह द्वारा उन्नत कृषि यंत्र जीरो टेलेज मशीन सुपर सीडर की जानकारी भी दी गई है। वह गेहूं की कटाई के बाद नरवई में आग न लगाने की सलाह किसानों को दी गई है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।